स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट आउटलुक 2025। अमेरिका में यूएस फेड के झटके से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार परेशान हैं। भारतीय बाजार भी अछूते नहीं है और आज 1% से ज्यादा की गिरावट हम निफ्टी में और निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। 4 सत्र की लगातार बिकवाली हो गई है। क्या ये बिकवाली और बढ़ेगी? और 2025 के लिए आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए? कौन से सेगमेंट्स, कौन से सेक्टर पर आपकी नजर होनी चाहिए और थीम के लिहाज से आपको बाजार में क्या चुनना है, ये सब कुछ समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक दिग्गज एक्सपर्ट, डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के सीईओ अजय श्रीवास्तव। अजय, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीवी स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि जो कुछ यूएस में हुआ है, यूएस फेड की जो कमेंट्री आई है, कॉशियस आउटलुक दिया है 2025 के लिए, ये वहां के बाजारों को कितना परेशान अभी और करेगा और भारत पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं आगे चलकर? देखिए, यूएस की देखते हुए तो इनिशियली देखिए कितना हाई पे, नैस्डैक हाई पे चल रहा था। डाउ जोन्स पिछले 8-10 दिन से लगातार नीचे गिर रहा था, थोड़ा थोड़ा, कोई खास गिरा नहीं था। और उस हिसाब से देखते हुए मार्केट के अंदर में टेक्निकल सेलिंग आती है हर ऐसे डिसीजन के बाद में जहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फेडरल रिजर्व सीधा बोलेगा कि इन्फ्लेशन से हमको तकलीफ हो रही है। वही प्रॉब्लम इंडिया की भी है और आरबीआई गवर्नर ने भी लास्ट टाइम बोला था कि हमारे पास भी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है और इसलिए इंटरेस्ट रेट नहीं घटा सकते हैं। और वही बात फेडरल रिजर्व ने बोली है कि अगले साल नहीं घटा सकते हैं। ना, एज इन्वेस्टर के लिए हमारे पास दो तरीके के इन्वेस्टर हैं। एक है जो फुली इन्वेस्टेड है, एक है जो वेट करते हैं चांस का कि यार कुछ करेक्शन आएगा या नया इन्वेस्टर आएगा, वो कब उसमें निवेश करेगा। सो आप जिस तरीके से आप हैं, जो इसमें वेट कर रहा था उसके लिए मौका अच्छा है। जो बहुत इन्वेस्टेड है उसको परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए, ये करेक्शन आएंगी, मार्केट कोई भी बाजार, कोई भी लाइफ में आप हमेशा एक तरीके से नहीं देखेंगे। आपको अपने संतुलन बढ़ा के रखना है कि आपने क्या खरीदना, अपने शेयर आपके क्या कर रहे हैं और उस हिसाब से मंजिल अपनी तय करनी है। मार्केट को दरकिनार करिए कि मार्केट इंडिया की देख लीजिए। निफ्टी स्टॉक्स में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो बहुत उनकी रिटर्न कम होगी, बिकॉज निफ्टी इंडिया की स्लोवेस्ट ग्रोथ कंपनी से कंप्राइज करती है आज की तारीख में, और वहां पे निवेश करके आपको नहीं मिलेगा। तो निफ्टी इंडेक्स को देख के अगर आप परेशान होंगे तो आपकी अलग बात है। रेस्ट ऑफ द मार्केट के अंदर में इतनी नई स्टोरीज आई हैं, इतने नए आईपीओज आए हैं, इतने क्यूआईपीज हो रही हैं, आप उनकी तरफ देखभाल करिए जहां पे कंपनी डीलेवरेज हो गई हैं, नई थीम बाजार में आ रही है और अच्छा रिटर्न दे रही है आपको। तो मैं एक तरफ बोलता हूँ निफ्टी को आप एक बार छोड़ दीजिए सोचना निफ्टी के बारे में, बिकॉज उन कंपनियों में ना निवेश की जरूरत है ना आप करेंगे, तो उससे परेशान मत होइए। इंडेक्स को उतना ही देखिए जितना आपको अखबार में हेडलाइन सुर्खियां हैं। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को शेयर और स्टॉक से लिंक करिए। Ajay, good morning. Mansi this side. Or it's really nice that we are hearing you and you're talking about new themes. नए थीम, IPO, QIP की बात आपने कही. In fact, मेरा भी सवाल in the same lines था कि इन्वेस्टर्स को ये जो डेवलपमेंटल शिफ्ट्स हो रहे हैं इसे किस तरह से देखना चाहिए। देखिए, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस जो कि पिछले साल में हमने देखा है। कई सारे इनोवेशंस हुए हैं एंड वन कैन नॉट बिल्ड अ पोर्टफोलियो बाय नेगेटिंग दोज चेंजेस। उन्हें इग्नोर हम कर नहीं सकते, चाहे इकोनॉमी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, न्यू एज डेवलपमेंट कंपनीज हो, लिटरली सब कुछ बदला है, रादर अपडेट हुआ है। सो इन्वेस्टर्स को किस तरह से इस कॉन्स्टेंट शिफ्ट से बेनिफिट करना चाहिए? मानसी जी, हम आपको बता दें एक चीज को कि देखिए, ये तो गिवन है कि आदमी का समय बदलेगा, चीजें बदलेंगी और आपको बदलना पड़ेगा। हमारा पोर्टफोलियो अगर देखें, रिकमेंडेड पोर्टफोलियो में आज की तारीख में 80% पोर्टफोलियो ऐसा है जो कंपनियां पिछले 3 से 5 साल के अंदर में मार्केट में आई हैं और उसके पुरानी कंपनियां कुछ भी नहीं बची है। फार्मा के अलावा शायद कोई कंपनी नहीं है हमारे पास में जो पुराने इसमें। आप तो कह रहे हैं कि कैसे इसको करना चाहिए, मैं तो उल्टा बोलता हूं कि आपको पुरानी चीजों को निकाल देना चाहिए पोर्टफोलियो से। जैसे कि कंपनी में 58 के साल में या 60 के साल में लोग को रिटायर कर दिया जाता है, आपको भी अपने पोर्टफोलियो से वो शेयर रिटायर कर देने चाहिए। कभी आएगा मौका, देखेंगे। आज की तारीख में जो पुराने एफएमसीजी के दिग्गज होते थे, सीमेंट लेते थे हम लोग, स्टील लेते थे हम लोग, आज उसके शेयर की कोई जरूरत ही नहीं है अगर आपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। और बैंकिंग स्टॉक सेम सिचुएशन है, कोई जरूरत नहीं इन पोर्टफोलियो की। इनकी ग्रोथ रेट बहुत कम है, इनकी परफॉर्मेंस आपने देख ही ली है। इसीलिए हम बोलते हैं कि निफ्टी या जो बड़े स्टॉक्स हैं इसमें आप फोकस मत करिए। और ऐसा बात रही एम्ब्रेस करने की नई कंपनियों की, उसकी लॉजिक अलग है। लॉजिक ये है
ये कंपनियां आ रही हैं मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज करने। जैसे रिकमेंड नहीं, आपने जोमेटो देखा कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस है, पूरी इंडस्ट्री को उसने चेंज कर दिया, डिलीवरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया उसने एक रातों रात के अंदर में ना। उसका क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग जो छोटी दुकानें चलाते थे, शायद उनका बिजनेस काफी कम हो जाएगा, उनकी आय भी कम हो जाएगी। बट जो मार्केट स्ट्रक्चर जो उसने कैप्चर किया है, वो शायद आपको एज ए निवेशक आसानी से नहीं मिलता। तो ये जो नई थीम आई है, ये आप इसलिए नहीं कैप्चर कर रहे कि नहीं है, ये इसलिए कैप्चर कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के 6% होते हुए भी ये कंपनियां 30 से 40% ग्रो करेंगी, बिकॉज ये मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। इसलिए आपका निवेश जरूरी है। और ये कोई जरूरी नहीं कि ये नई कंपनियां लीजिए, आप दूसरा लीजिए, हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल लीजिए। गवर्नमेंट का आपने देखा एलोकेशन कितना कम होते जा रहा है हेल्थ केयर के लिए। नए हॉस्पिटल गवर्नमेंट के शायद आपने लास्ट कब देखे होंगे बनते हुए, थोड़ा बहुत एम्स बने हैं, बस के अलावा हेल्थ केयर में कहाँ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में जाएंगे। तो नई कंपनियां और हॉस्पिटल सेक्टर दो ऐसे पिलर्स हैं इस इकोनॉमी के, जो इन्वेस्टर्स को एक तरफ स्टेबिलिटी देगा हॉस्पिटल, और एक तरफ ग्रोथ कैपिटल देगा। तीसरा है क्यूआईपीज एंड जिसने ड्यू डिलिजेंस कर लिया है, क्यूआईपी में पैसा आ रहा है कंपनी में, उसका डेट से बर्डन कम हो जाएगा, ये डेट पर निर्भर खत्म हो जाएगा। उसके अलावा स्टेबिलिटी कंपनी में आ जाएगी। अगर डेट नहीं है तो कंपनियां कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हैं, आपने देखा है ग्लोबली भी, इंडिया में भी। तो अगर आप और कई एनालिस्ट अच्छा एनालिसिस करते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कई कंपनियां पब्लिक प्राइवेट हो रही हैं, कई कंपनियों में प्राइवेट इक्विटी ने कंट्रोलिंग स्टेक लिया है, और सब कंपनियों में फिनोमिनल रिटर्न आई है। आपने देखा होगा जहां जहां पी ने स्टेक लिया है, अगर आप उनके साथ में घुस जाते, आप भी अच्छा रिटर्न पाते। काफी लोग मेहनत कर रहे हैं एनालिसिस करने की, आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉलो द लीडर, फॉलो सक्सेस पी फंड्स एंड यू विल बी फाइन। बिल्कुल आराम से रहिए, इतना मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है बाजार में। ऑल राइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक। अजय नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अजय, मुझे सृष्टि अच्छे से याद है कि जब आप पिछली बार हमसे बात कर रहे थे तो आपने व्यू दिया था टू व्हीलर काउंटर्स पे, जहां आपका कहना था कि टू व्हीलर्स जो है अब अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो अजय, हाल फिलहाल हम इस पूरे स्पेस की बात करें तो एक लौता ऐसा खेमा है ऑटो में जहां पे फेस्टिव सीजन सेल्स के बाद भी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। पर अजय, इसमें भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं, और ख़ास तौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी। हालांकि लिस्टिंग की बात करें तो कुछ नए एंट्रेंट्स भी आए हैं। तो अजय, आपसे समझना चाहूँगी, क्या टू व्हीलर्स अभी भी अट्रैक्टिव पोजीशन पे आपको लगते हैं? और अगर रिसेंटली लिस्टेड काउंटर ओला पे अगर कोई आप टेक दे पाएँ तो, क्योंकि जैसे जोमेटो ने पूरी इंडस्ट्री में चेंज किया, ओला की भी कुछ ऐसी कोशिश ज़रूर थी, पर कहीं ना कहीं हाल फिलहाल थोड़े से वो डगमगाते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तो अजय, आपका क्या नज़रिया है? देखिए, यही तो बाजार की विडंबना है कि कभी कोई चीज अच्छी लगती है, कभी कोई चीज खराब हो जाती है। आज की तारीख में हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी टू व्हीलर स्टॉक नहीं है, ना रिकमेंडेड स्टॉक के अंदर टू व्हीलर है। और इसलिए है 6 कंपनियां लगातार एक छोटी सी श्रिंकिंग मार्केट के अंदर में compete करती चली जा रही हैं। और किसी के पास, सबके पास प्रोडक्ट बराबर की है, सब कोई कहता है मेरी मोटरसाइकिल अच्छी है, कोई कहता है खराब है। बट पॉइंट ये रही कि इतने कंपेरेटिव सेगमेंट में, जैसे सीमेंट में देखा है आपने, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बनाना बड़ा मुश्किल है इस सेक्टर में। तो हमारी तो अब तो कॉल है, अब आज की तारीख में 0 होल्डिंग है, और ना ही हम आई थिंक अगले साल 2025 में कुछ होल्डिंग रखेंगे इसमें, क्योंकि जब तक इसके अंदर में इस तरीके का कंपटीशन लगातार आता रहेगा। 6 प्लेयर, आप फुल एक साइज के प्लेयर्स हैं लगभग सारे, और वो compete कर रहे हैं। होंडा अनलिस्टेड भी है उसके अंदर में। तो उस माहौल के अंदर में आज शेयर होल्डर का रिटर्न आना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट का रिटर्न आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उम्मीद हमारी ये थी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, कि जो रूरल सेगमेंट है उससे काफी डिमांड आएगी इस मार्केट के अंदर में। बट आपने देखा इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कितनी कम हो गई है, वो ग्रोथ भी कम हो जाएगी। और रही बात आपने ओला की, मैं कमेंट नहीं करता हूँ स्टॉक पे, बट वो एक ऐसी कंपनी थी जिसने कोई नई चीज नहीं बाजार में करी। उसके पास एक प्रोडक्ट थी, उसने ईवी अपना जो सब्सिडी था उसको यूज करते हुए सस्ते में डाली, सब्सिडी चली गई आज गवर्नमेंट की। जब सब्सिडी कम हो गई गवर्नमेंट की, सब प्लेयर वापस उसी जगह आ गए हैं। आपने देखा ईवी रजिस्ट्रेशन 40% कम हो गई है। तो बिना सब्सिडी के चले हुए ईवी का चलना बड़ा मुश्किल था, और वो हुआ ना। उन्होंने कोई मार्केट चेंज करी, ना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया। तो न्यू एज की, आप कहने से न्यू एज नहीं बन जाते हैं। आपको याद होगा शशि, आपको शायद, तो आप तो बहुत यंग है, याद नहीं होगा, एक जमाने में .com हुआ करता था। हर कंपनी ने लिख दिया कि हम .com है, उसके ऊपर में हमारी वैल्यूएशन बढ़ा दीजिए, जो आज कंपनी AI कहती हैं।
तो मेरे हिसाब से तो ओला शायद उसी उसी कैटेगरी कंपनी है जो कह रही थी हम मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, लेकिन कुछ था नहीं चेंज करने के लिए। वो एक नॉर्मल टू व्हीलर कंपनी बन के आज रह गई है, और खासकर ओनली ईवी में बिना गवर्नमेंट की सब्सिडी पे बड़ा मुश्किल हो गया है। कंपटीशन बहुत है, सब्सिडी नहीं है, और मार्केट स्ट्रक्चर तो आप भी डीलर से ही बेच रहे हैं, ऑनलाइन तो नाम की थी, तो फिर नया क्या किया आपने? तो उस हिसाब से देखते हुए एक टू व्हीलर ही कंपनी कहूंगा ओला को, ना कि कोई न्यू एज कंपनी। ठीक है अजय, एक आखिरी सवाल। अब देखिए आपकी जो कमेंट्री है उससे ये भी सेंस मिल रहा है कि शायद आप वैल्यू के बजाय ग्रोथ स्टॉक को शायद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस पर भी आप एक क्लैरिटी दे दीजिए कि कहाँ पर आपके फेवरेट कौन से स्टॉक्स हैं। और पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो आप चर्चा कर भी रहे हैं कि अलग अलग थीम्स आए, सास वाली कंपनीज आई, पास वाली प्लेटफॉर्म वाली तमाम कंपनीज आई, उसके बाद ये ईवी वाली थीम चली। 2025 में जब हम एंटर करने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद अजय, तो आपके लिए वो स्टैंड आउट थीम कौन सी होगी? क्या ये थीम सभी चलती रहेंगी, लॉन्ग टर्म प्ले है, या और भी कोई नई थीम, नया सेक्टर इमर्ज होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, दो चीजें हैं इस सेक्टर में। तो हमारे पास बड़ा क्लैरिटी हमारे को कि सेक्टर के अंदर में ई कॉम सेक्टर और हॉस्पिटल सेक्टर दो मेजर सेक्टर रहेंगे हमारे निवेश के लिए। फार्मा एंड हॉस्पिटल, ये दो मेजर सेक्टर रहेंगे हमारे, बिकॉज इसमें काफी एक्टिविटी है, काफी सारे प्लेयर हैं, काफी सारे ऑप्शंस हैं, और काफी एमएनए हो रहा है इस गेम के अंदर में। और एक बड़ा लिस्टिंग भी आ सकती है शायद इस साल के अंदर में बड़ी हॉस्पिटल चेन की। तो ये एक जो सेगमेंट है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है हमको। काफी इन्वेस्टमेंट हमारी इसके अंदर में, और काफी ऑप्शंस भी हैं आपके पास, इन्वेस्टर के पास में। कुछ कोई हॉस्पिटल खरीदेगा, कुछ उसमें से बिकेंगे ना, आप डिसाइड करते हैं किस तरफ आप रहना चाहते हैं। बट एक ये ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारी श्योरिटी है कि इकोनॉमी जहां मर्जी जाएगी, ये सेक्टर अपना ग्रोथ पे चलता जाएगा, और गवर्नमेंट की एलोकेशन कम है तो हॉस्पिटल सेक्टर, ई कॉम सेक्टर अपना परफॉर्म करता रहेगा, डेफिनेटली अच्छी तरीके से डट के परफॉर्म करेगा। और तीसरी बात, सेक्टर को इतना मत फोकस करिए, सेक्टर एग्नोस्टिक हो जाइए, जबकि कंपनी डेवलपमेंट को फोकस करिए। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी भी सेक्टर में पी फंड मेजॉरिटी कंट्रोल लेता है, वो बहुत बेहतरीन रिटर्न दिखाता है। और आपने देखा होगा अभी जैसे एक कंपनी थी सीडीएमओ सेक्टर में, लास्ट ईयर पी फंड ने 51% लिया। परफॉर्मेंस वैसी जैसी भी थी, कोई भी थी, अच्छी नहीं हुई परफॉर्मेंस, बट शेयर प्राइस उनकी 2.5 गुना बढ़ गई है। तो अगर आप पी फंड को फॉलो करेंगे, चाहे वो कंज्यूमर में बाइंग करेगा, जैसे एक स्नैक कंपनी में बाय हुआ है, उसके अंदर आप जा सकते हैं, फार्मा कंपनी में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग कंपनी में जा सकते हैं। बट अगर आप एक सेगमेंट देखेंगे तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग, जहां एक्सपोर्ट है, हॉस्पिटल और ई कॉम, ये 3 सेक्टर हैं, और जो आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, एटलीस्ट स्टेबिलिटी दे सकते हैं, जिसमें आपको लोकल इकोनॉमी की इतनी चिंता नहीं करनी है, जितना कि आपको देखना है कि रुपी डॉलर की जो इनकम है वो कितनी आ रही है, और नेसेसिटी कितनी है। हॉस्पिटल नेसेसिटी है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट रुपी डॉलर में है, फार्मा इज रुपी डॉलर प्ले। तो इन तीनों को आपने 89 रुपीज के डॉलर का फॉरवर्ड प्रीमियम मिल रहा है लिटरली 2 साल का आपको आज। ये प्ले रखेंगे तो आप अपना ठीक स्टेबिलिटी रखेंगे, इतना घबराएंगे नहीं अगर निफ्टी गिरेगी या चढ़ेगी। ठीक है अजय, बहुत ही आपने वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए लोगों के काम की, और क्लैरिटी के साथ आपकी ना अच्छी चीज़ें लगती है, बेबाकी के साथ आप राय रखते हैं और ये लोगों को पसंद भी आता है। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें ये शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। सृष्टि को, मानसी को और मुझे फिलहाल दीजिए इजाज़त।